भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड 1860 के 28वें वीडियो लेक्चर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे इंडियन पिनल कोड के अध्याय 17 पर। अध्याय 17 का संबंध है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये अध्याय काफ़ी विस्तृत और महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार की अगर बात की जाए तो धारा 378 से लेकर के धारा 462 तक हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपने अध्याय 16 पढ़ा है, जो कि धारा 299 से धारा 377 तक था, और वो मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में था। यानी अध्याय 16 जो है वो मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, और अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। ये दोनों अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण है और काफ़ी विस्तृत हैं। तो अध्याय 17 को हमने कई पॉइंटों में बांट दिया है। ये पॉइंट आप पहले नोट कर लो। कभी कभी ऐसी क्वेरी हो जाती है कि उद्दापन यानी एक्सटॉर्शन के विषय में किस धारा से किस धारा तक प्रावधान किया गया है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख दिया है कि कहाँ से कहाँ तक है। इसको आप लिख लीजिए और उसके बाद हम एक एक पॉइंटों पे आपसे बात करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमने चोरी जो है 378 से 382 तक है। यानी चोरी का अगर अपराध है तो अध्याय 17 के अंतर्गत आएगा। और अध्याय 17 क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि 378 से 462 तक है। तो इसमें पहला पॉइंट हम चोरी के बारे में पढ़ेंगे, धारा 378 से 382 तक। अच्छा, दूसरा पॉइंट है उद्दापन यानी एक्सटॉर्शन, जिसको अपकर्षण भी कहा जाता है। इसको सामान्य भाषा में अगर कहें तो अमूमन जब भी मुकदमे लिखे जाते हैं, या पुलिसिया भाषा में कह लें तो जबरन वसूली करना या रंगदारी मांगना, जबरन वसूली करना या रंगदारी मांगना, यानी एक्सटॉर्शन या उद्दापन कह सकते हैं या अपकर्षण कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है धारा 383 से लेकर 389 तक, यानी 383 से 389 तक है। अगला है लूट और डकैती के विषय में, तो ये धारा 390 से 402 तक है। अगला है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, 403 से लेकर 404 तक। ये है आपका क्रिमिनल आपका जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी 403 से 404, ये दो धाराओं में हम देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें नॉर्मली हम चर्चा करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है आपराधिक न्यास भंग के विषय में, धारा 405 से 409 तक है। फिर 6 है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, धारा 410 से 414 तक। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है छल यानी चीटिंग के विषय में, 415 से 420 तक। 8 नंबर है कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति बयानों के विषय में, 421 से 424 तक। रिश्ती यानी मिसचीफ, ये 425 से 440 तक है। और आपराधिक न्यास भंग यानी क्रिमिनल ट्रेसपास जो है, ये धारा 441 से 462 तक है। तो ये 10 पॉइंटों में बटा हुआ है। आज का जो 28वां वीडियो लेक्चर आपका है, इसमें हम 2 पॉइंट पे आपसे बात करेंगे। पहला चोरी के विषय में और दूसरा उद्दापन के विषय में। तो चोरी देखेंगे 378 से 382 और उद्दापन देखेंगे आज के क्लास में 383 से लेकर 389 तक। तो इसमें जितना महत्वपूर्ण है उतनी बात हम आपसे करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो उस पर हम बात करेंगे लूट और डकैती के विषय में, रॉबरी एंड डकैती के विषय में। लूट मतलब रॉबरी और डकैती जो है, इंग्लिश में इसको भी डकैती ही कहते हैं। अच्छा, चोरी या उद्दापन का अपराध कब लूट और डकैती बन जाता है? ये इसका एक हिंसक या ब्रॉड रूप आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और फिर इसी तरह से इन सभी पॉइंटों पे जितनी ज़रूरत हमारे एग्ज़ाम के लिए है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज पहला और दूसरा टॉपिक। धारा 378 देखेंगे, 378। धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है, यानी थेफ्ट, चोरी को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी के कब्जे से, कब्जे का मतलब क्या होता है? पजेशन, किसी के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना
यानी विदाउट कंसेंट, उसकी सम्मति के बिना कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, चल संपत्ति जिसको जंगम संपत्ति कहा जाता है, कपटपूर्ण आशय से, बेईमानी पूर्वक आशय से उसको उसकी पहुंच से बाहर कर देता है तो कहा जाएगा कि चोरी का अपराध हुआ है। तो धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेंगे। 378 चोरी की डेफिनेशन 378 में दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है, फुल स्टॉप। इसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से, तो पहला पॉइंट है कब्जे से यानी पजेशन से, इसके जो आवश्यक तत्व हैं, पहला पॉइंट है जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना यानी विदाउट कंसेंट, उसकी सम्मति के बिना जंगम संपत्ति या चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति जो भूबद्ध नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, ऐसी बहुत सारे पॉइंट सामने आते हैं जिसमें क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन सा अपराध हुआ। अभी हमने कहा भूबद्ध नहीं है, तो जैसे वृक्ष है तो वृक्ष की चोरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उसे काट ना दिया जाए। जैसे ही वृक्ष को काट दिया जाएगा तो ये वृक्ष की चोरी हो जाएगी और धारा 378 का अपराध हो जाएगा। तो जब तक भूबद्ध है तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जैसे ही जमीन से अलग कर दिया गया उसे तो चोरी मानी जाएगी। तो जंगम अर्थात चल संपत्ति बेईमानी से ले लेना, यानी बेईमानी, ये यहाँ पे इंटेंशन जो है आपका कपटपूर्ण होना चाहिए। बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए संपत्ति को हटाता है, इसका मतलब है कि उसके कब्जे से हटाता है, जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ से हटाता है, तो कहा जाएगा कि चोरी का अपराध किया गया है। तो बहुत ही सामान्य सी डेफिनेशन है, ये तत्व जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना कोई भी जंगम यानी चलायमान संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए उसकी संपत्ति को हटा देता है तो कहा जाएगा चोरी का अपराध हुआ है। एक बड़ा मजेदार पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है कि आवश्यक तत्व। तो इस आवश्यक तत्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि क्या कोई व्यक्ति जो किसी चल संपत्ति का ऑनर है, क्या उसकी खुद चोरी कर सकता है? क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ इसके लिए मुकदमा लिखा जा सकता है? तो आप एक दृष्टांत सुनिएगा, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आप उसके ऑनर हैं मोटरसाइकिल के। आपका दोस्त आता है और मोटरसाइकिल मांग कर ले जाता है, घर के बाहर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप एक मोटरसाइकिल के ऑनर हैं और आपका दोस्त आता है और कहता है कि आप हमें मोटरसाइकिल कुछ समय के लिए दे दीजिए। मांग कर ले जाता है, अपने घर के बाहर खड़ी कर देता है और घर के अंदर कपड़े पहनने और तैयार होने के लिए चला जाता है। आप क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे उसकी नज़र बचा के पहुंचते हैं और जब वो घर के अंदर होता है उसी समय मोटरसाइकिल को उठा लेते हैं वहाँ से और गायब हो जाते हैं। यहाँ पे आपने धारा 378 का अपराध किया है और इसके लिए आपको 3 साल तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह मोटरसाइकिल उस व्यक्ति के कब्जे में थी और चोरी का अपराध उसके विरुद्ध होता है जिसके पास प्रेजेंट में कोई चल संपत्ति कब्जे में होती है। तो यहाँ पे उस ऑनर को, क्योंकि वो विधिक कब्जा था। अच्छा, वो व्यक्ति अगर चोरी कर ले जाता, मान लीजिए दोस्त आपके बिना सम्मति के मोटरसाइकिल उठा करके ले जाता तो आप उसके बाद उठा लाते तो उसके खिलाफ मुकदमा 378 का लिखा जाता। यहाँ पे आपने कोई अपराध नहीं किया है। तो विधिक कब्जे शब्द को ध्यान रखिएगा, जिसके विधिक कब्जा जिसके पास है, यदि उससे कोई व्यक्ति संपत्ति को हटाता है, भले ही संपत्ति पर मालिकाना हक उस व्यक्ति का हो, लेकिन उसने धारा 378 का अपराध किया है और 379 के तहत उसे पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हमने लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अक्सर ये क्वेरी बन जाती है, चोरी का अपराध उसके विरुद्ध होता है चल संपत्ति जिसके कब्जे में होती है। नाम किसके है, ऑनर कौन है, इससे मतलब नहीं है, प्रेजेंट में कब्जा किसका है। तो चोरी का अपराध उसके विरुद्ध होता है चल संपत्ति जिसके कब्जे में होती है। कोई व्यक्ति जो अपनी किसी संपत्ति का स्वामी है, कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का स्वामी है, अपनी वस्तु की स्वयं चोरी कर सकता है यदि संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो। तो जो दृष्टांत अभी हमने आपको बताया वो बिल्कुल सेम है और यहाँ पे उदाहरण में हमने लिख दिया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे।
धारा 378 में आपने पहला पॉइंट देखा कि चोरी का जो अपराध होता है उसके विरुद्ध जिसके कब्जे में संपत्ति है। दूसरा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चोरी का अपराध सदैव जंगम यानी चल संपत्ति के विरुद्ध ही होता है, यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके विरुद्ध ही होता है। तो दूसरा ये पॉइंट नोट करिएगा कि चोरी सदैव चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। जीव जंतु चल संपत्ति में माने जाते हैं, जीव जंतु चल संपत्ति में माने जाते हैं। एक उदाहरण सुनिएगा कि एक बैल है या घोड़ा है, उस पर कोई सामान ढोया जा रहा है और वो सामान जो है एक घर से दूसरे घर या एक स्थान से दूसरे स्थान पे पर्टिकुलर दो प्लेसों के बीच में ले जाया जा रहा है और एक व्यक्ति मध्य रास्ते में मिलता है। उस घोड़े के साथ या बैल के साथ कोई व्यक्ति नहीं होता है और वह व्यक्ति उसको जो है दूसरी दिशा में मोड़ देता है। बैल को या घोड़े को जो एक बॉक्स लेकर के ढो रहा है इस घर से उस घर में या इस स्थान से उस स्थान में, उसको बिना उस ऑनर के जिसका वो सामान ढोया जा रहा है एक व्यक्ति मध्य रास्ते में दूसरी दिशा में मोड़ देता है और जैसे ही दूसरी दिशा में ये बैल या घोड़ा गतिमान होगा तो तुरंत माना जाएगा कि चोरी का अपराध हो गया है। तो यहाँ पे जो जीव जंतु की चोरी होती है वो चल संपत्ति ही मानी जाती है। तो जीव जंतु चल संपत्ति माने जाएंगे और इस धारा के तहत इलेक्ट्रिसिटी जो है विद्युत भी चल संपत्ति मानी जाएगी। विद्युत की चोरी होती है और ये चल संपत्ति में आनी जाती है। एक मामला था जोगेश चंद्र बनाम त्रिपुरा राज्य के मामले में विद्युत को जंगम अर्थात चल वस्तु माना गया था। तो धारा 378 और 79 का अपराध होगा अगर विद्युत चोरी की जाती है। तो विद्युत को चल संपत्ति माना गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 378 के अंतर्गत ही ये आएगा। अच्छा, अन्य दो वाद लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए। के.एस. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में कहा गया कि किसी वस्तु को किसी के कब्जे से हटाने में यदि आशय बेईमानी पूर्वक है तो ही यह चोरी का अपराध होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अगर बात की जाए 378 में तो इंटेंशन जो है आशय वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वस्तु को हटाने के पीछे बेईमानी या कपटपूर्वक आशय नहीं है तो वह चोरी का अपराध नहीं माना जाएगा। एक छोटी सी घटना आप सुनिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं और वहीं पर एक व्यक्ति आता है, अपनी साइकिल खड़ी करता है और साइकिल में लॉक नहीं लगाता है, अंदर चला जाता है। आपको तत्काल किसी व्यक्ति को 100 मीटर की दूरी तक छोड़ने का काम आ जाता है या ज़रूरत पड़ जाती है और सडनली इमरजेंसी होती है, आप उससे नहीं पूछते हैं साइकिल के ऑनर से और आप 100 मीटर तक छोड़ आते हैं उसी साइकिल से जिसमें लॉक नहीं लगा है और छोड़ने के बाद आप उधर से वापस लौट रहे होते हैं। यहाँ पे आपने चोरी का अपराध नहीं किया है क्योंकि इंटेंशन आपका चोरी का नहीं था। हालांकि सारी चीज़ें हैं यहाँ पे उसकी सम्मति के बिना विदाउट कंसेंट आपने उसके कब्जे से उस चल संपत्ति को हटा दिया है, लेकिन एक पॉइंट, आपका जो इंटेंशन है, आशय है, वो कपटपूर्वक नहीं था, अतः यहाँ पे चोरी का अपराध नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। के.एस. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में कहा गया कि किसी वस्तु को किसी के कब्जे से हटाने में यदि आशय बेईमानी पूर्वक है तो ही चोरी का अपराध माना जाएगा। एक और मामला था स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पूरन सिंह के मामले में न्यायालय ने कहा कि सरकारी तालाब से मछली पकड़ना भी चोरी का ही अपराध होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। धारा 379 और 380 दोनों में चोरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 379 में और 380 में डिफरेंस ये है कि ये चोरी आपके निवास गृह या घर से बाहर होती है और ये चोरी घर के अंदर से होती है। यहाँ पे 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। यहाँ पे आपका 7 साल तक का कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये कंपाउंड ऑफेंसेज है, यानी समझौता यहाँ पीड़ित कर सकता है, जो संपत्ति का ऑनर है वो समझौता कर सकता है। बट 380 का अपराध ऐसा है जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता, यानी नॉन कंपाउंडेबल है। तो धारा 379
चोरी के लिए दंड। जो कोई धारा 378 में परिभाषित अपराध अर्थात चोरी का अपराध करता है, इसके तहत 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सामान्य रूप से 378 में चोरी की परिभाषा और 379 में दंड है। धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी के लिए दंड। जो कोई ऐसी किसी इमारत अथवा निर्माण कोई भी हो सकता है, वो छोटी सी झोपड़ी भी हो तो निर्माण मानी जाएगी, जो कि मानव आवास या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो जो कोई ऐसी किसी इमारत अथवा निर्माण, कोई भी इमारत अथवा निर्माण अथवा तंबू वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो किसी संपत्ति को रखने के लिए तंबू बनाया गया हो, जैसे मेले वगैरह में तंबू बना दिए जाते हैं, या पीएसी कैंप वाले अपने तंबू बना देते हैं, उससे कोई चोरी करे तो तंबू अथवा जलयान अथवा निजी यान का मतलब अपना व्हीकल्स जो आप प्रयोग करते हैं, जो पब्लिक व्हीकल नहीं है। तो जलयान अथवा निजी यान जो मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में लाया जाता है, में अगर चोरी करता है कोई, तो इस धारा के तहत 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अच्छा, 379 और 80 के अपराध जो हैं संज्ञेय अपराध हैं, गैर जमानती अपराध हैं। संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हैं और ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है, विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। ये आपका कंपाउंडेबल है, पीड़ित व्यक्ति समझौता कर सकता है, और ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी किसी भी दशा में 380 में समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये पॉइंट इनमें नोट कर लीजिएगा कि धारा 379 का अपराध समझौता योग्य है, जबकि 380 का अपराध समझौता योग्य नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट धारा 381 और 82 जो चोरी का अपराध है 378 से लेकर 382 तक है। तो 381 में कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सेवक या लिपिक के रूप में नियुक्त है और अपने नियोक्ता या मालिक के कब्जे से किसी वस्तु की चोरी करता है, तो यहाँ पे वह 381 का अपराध करता है। यहाँ पे 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है। यहाँ पे जो पीड़ित है यानी संपत्ति का मालिक है, वो चाहे तो समझौता कर सकता है। जबकि धारा 382 का जो अपराध है यह गंभीर अपराध है। यहाँ पे विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और नॉन कंपाउंडेबल है। 381 की बात की जाए या 82 की, दोनों अपराध जो है संज्ञेय और गैर जमानती हैं। अच्छा, 382 का अपराध है क्या कि चोरी करने के लिए व्यक्ति जाता है, लेकिन इस तैयारी से जाता है कि यदि वो पकड़ा गया तो मृत्यु का भय दिखाए, या क्षति पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का भय दिखाए, या अवरोध का भय दिखाए। एक आप दृष्टांत सुनिए। एक व्यक्ति जो है चोरी करने के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, चोरी के उद्देश्य से रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, और उसने अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को नियुक्त कर रखा है। यानी 5 लोग हैं, 4 उसकी सुरक्षा में हैं जो कि किसी की नज़र में नहीं है तब तक जब तक कि यह चोरी करने वाला व्यक्ति को कोई दबोच न ले। आप सपोज करिए कि चोरी करने वाला व्यक्ति किसी की जेब में हाथ डालता है और वह व्यक्ति इस व्यक्ति को पकड़ लेता है। दैट टाइम वो 4 व्यक्ति जो छिपे हुए हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता है, वहीं आसपास में हैं, वो एक्शन में आ जाते हैं और इसको उसकी पकड़ से बचा लेते हैं और उसको भय दिखाते हुए चाकू, तमंचा जो भी है वो दिखाते हुए और भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ पे सभी व्यक्ति इस धारा के तहत दंडित किए जाएंगे और ये 382 का अपराध हो जाएगा 382 का। यानी चोरी करने के लिए मृत्यु का भय दिखाए, क्षति करने का भय दिखाए, या वो अवरोध का भय दिखाए। तो ये दोनों सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से नोट करिए। धारा 381 लिखिए, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। भारतीय दंड संहिता की धारा 381 के तहत जो कोई लिपिक या सेवक के रूप में नियुक्त होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे से किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है
गैर जमानती अपराध है। संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, ट्रायल बाई लोअर कोर्ट है, यानी किसी भी न्यायालय द्वारा विचारण किया जा सकता है और ये कंपाउंडेबल है 381। यहाँ पे संपत्ति का ऑनर या पीड़ित जो भी है वो चाहे तो समझौता स्वेच्छा कर सकता है। 382 का अपराध चोरी करने के लिए मृत्यु, क्षति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना, यानी चोरी करने जा रहा है साथ में रिवॉल्वर रख करके जा रहा है कि अगर कुछ माहौल खराब हुआ तो हम रिवॉल्वर निकालेंगे और उसे मृत्यु का या उसे भय दिखाएंगे चोट पहुंचाने का और हम वहां से सुरक्षित बच निकलेंगे। तो 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, क्षति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। भारतीय दंड संहिता की धारा 382 ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो चोरी करने के लिए अथवा चोरी का करके भाग निकलने के लिए, चोरी करने के लिए या चोरी करके भाग निकलने के लिए या चोरी की गई संपत्ति रखने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु अथवा क्षति अथवा अवरोध कारित करने की अथवा इसका भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है और विचारण यहाँ जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और महानगर के मामले में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, समझौता योग्य नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। तो 381 और 82 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे से नोट करिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे धारा 383 और 384। 383 का संबंध है उद्दापन यानी अपकर्षण। अगर सरल भाषा में कहें तो जबरन वसूली करना या रंगदारी मांगना, तो ये उद्दापन का अपराध कहा जाता है। 383 में परिभाषा है और 384 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। इंग्लिश में एक्सटॉर्शन कहते हैं। यहाँ पे एक्सटॉर्शन से मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी को क्षति पहुँचाने का या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का भय दिखाकर या धमकी दे करके उससे रंगदारी मांगता है या वसूली करता है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण बताते हैं कि ए एक व्यक्ति है और वह बी व्यवसायी को धमकी देता है। ए एक व्यक्ति है और व्यवसायी बी को धमकी देता है कि अगर उसने, चूँकि उसका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है और अगर उसने प्रति माह कुछ महीने उसे रंगदारी नहीं दिया, कुछ पैसे नहीं दिया, तो वह उसके व्यापार को नष्ट कर देगा या उसे चोट पहुंचा देगा। यहाँ पे ए ने अपकर्षण यानी उद्दापन का अपराध यानी एक्सटॉर्शन का अपराध किया है। एक और दृष्टांत सुनिए कि ए बी को धमकी देता है कि अगर उसने उसे कुछ पैसे, कुछ रुपए नहीं दिए या कोई मूल्यवान प्रतिभूति बॉन्ड है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया, उस पर साइन नहीं किए, तो वह उसके खिलाफ जो है कोई आपत्तिजनक लेख लिख देगा या आपत्तिजनक टिप्पणी लिख लेगा या आपत्तिजनक कोई तस्वीर को प्रकाशित कर देगा। यहाँ पर ए ने जो है अपकर्षण का यानी एक्टॉर्शन का अपराध किया है, उद्दापन का अपराध किया है। तो बड़ा सामान्य से इसकी परिभाषा है। उद्दापन का मतलब होता है कि धमकी देकर किसी से जबरन वसूली करना या रंगदारी मांगना। धारा 383 उद्दापन या अपकर्षण या एक्सटॉर्शन, भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को साआशय क्षति पहुंचाने का भय दिखाकर कोई धन या संपत्ति, कोई धन, यहाँ पे कोई लिख लेना, कोई धन या संपत्ति की जबरन वसूली करता है अथवा कोई मूल्यवान प्रतिभूति को परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। कोई मूल्यवान बॉन्ड है उसको इधर से उधर या इसके नाम से उसके नाम ट्रांसफ़र करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो इस धारा के तहत वह उद्दापन का अपराध करता है। तो 383 में है उद्दापन की डेफिनेशन यानी एक्सटॉर्शन को परिभाषित किया गया है। 384 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अनुसार जो कोई धारा 383 में परिभाषित उद्दापन का अपराध कारित करता है अर्थात जबरन वसूली करेगा या रंगदारी मांगेगा, तो वह इस धारा के तहत 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
तो 383 में उद्यापन की परिभाषा और 384 में दंड है। जो महत्वपूर्ण था वो बता दिया है, बाकी बहुत डीप चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नोट में लिखिएगा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, यानी कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंसेज है, ट्रायल बाई लोअर कोर्ट है और नॉन कंपाउंडेबल है, यानी समझौता योग्य नहीं है, विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती अपराध है। तो आज के इस 28वें वीडियो लेक्चर में आपने चोरी और उद्यापन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास जो होगा 29वां वीडियो लेक्चर, उसमें हम लूट और डकैती के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।